वक्फ कानून में सरकार ने बड़े बदलाव किए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील प्रावधानों पर रोक लगा दी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोककर आम नागरिकों और वक्फ समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा कर दी है? आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ताजा फैसले की जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है। क्या यह फैसला वक्फ संपत्तियों को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा? क्योंकि अभी फिलहाल संवेदनशील प्रावधानों पर ही रोक लगाई है और यह फैसला अंतरिम है। कौन कौन से प्रावधानों पर रोक लगाई है और उसको कैसे समझना चाहिए, इसको लेकर आज हम समझेंगे, इसको लेकर बात करेंगे। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने से लेकर वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नजर तक हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके क्या होंगे नतीजे, इसकी बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह खोलेंगे इस खबर की हर परत और सामने लाएंगे सच। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो सवाल शीतल पी सिंह से। यहाँ हम बेबाक अंदाज में करेंगे सियासत की परतों का पोस्टमार्टम और निकालेंगे असली सच। शीतल सर, आज क्या फैसला वक्फ संशोधन कानून पर बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, इस फैसले पर, अंतिम फैसले पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंतरिम फैसला है। ये फिलहाल क्योंकि 100 से ज्यादा पिटिशनर थे इस मामले में, मई में इसकी सुनवाई इसी बेंच ने पूरी कर ली थी और 3 दिन तक ये लगातार चली थी। और उसके बाद ये था कि ये फैसला आना है, फैसला ड्यू हुआ, फैसला अब आया। इस फैसले में आप कह सकते हैं कि दोनों पक्ष अपने लिए कुछ कुछ सहूलियत कह सकते हैं कि उनको मिली, लेकिन ज्यादा सहूलियत पिटिशनर्स के लिए कही जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान थे जो सीधे सीधे समझ में आ रहे थे कि ये पॉलिटिकल कारणों से लिए गए हैं, उन पर स्टे तो हो ही गया है। दूसरे, अब इनकी जब डिटेल सुनवाई होगी, अभी तो केस ये इंटरिम स्टे है, ये केस अभी चलेगा और इस केस में आगे भी और परिवर्तन हो सकते हैं। अभी 2 जजेस की बेंच में है ये, बाद में एक ये जब इसकी फाइनलिटी हो जाएगी तो हो सकता है कि सरकार, अगर सरकार के पक्ष में नहीं रहा या जिन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नहीं रहा, वो एक लार्जर बेंच की बात करें। ये कानूनी मसला है, इस मामले में ऑलरेडी इस साल हमारा एक कानून बन गया है। एक कानून पहले से था 1995 में, एक कानून से जिससे हमने ड्रॉ किया है वो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। तो ये पहले से इसकी कानूनी पेचीदगियां हैं, लेकिन उसके बीच इन्होंने ये आप कह सकते हैं कि अंतरिम एक अरेंजमेंट इस समय कोर्ट्स ने और सरकार और पिटिशनर्स के बीच कराया है। तो हम इसके मूल प्रोविजंस ले लेते हैं। कुछ मैंने नोट किया है जब से तुमसे बात हुई थी। जो आज की हियरिंग में इन्होंने, आप कह सकते हैं कि एक तो इन्होंने जो चीजें आज कुछ एक रास्ता उनको दे दिया है इस वक्फ कानून में से। एक तो दिया है कि जो 5 साल की प्रैक्टिस वाला रूल था सेक्शन 3 ब्रैकेट में आर करके, कि उसको ही माना जाएगा जो जिसकी 5 साल की धर्म की प्रैक्टिस करता रहा हो लगातार। अब ये एक ऐसा प्रोविजन है कि इसकी प्रामाणिकता कैसे होगी। कोर्ट को भी सरकार ये समझा पाने में असफल रही, सरकार की ओर से जो भी वकील थे, कि इस प्रोविजन का क्या मतलब है, ये आपने क्यों डाला है। ये एक अजीबोगरीब सा प्रोविजन है, लेकिन था, इसको स्टे कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात थी। दूसरे ये था कि जो एग्जिस्टिंग वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो पहले से अभी चली आ रही हैं वक्फ में, इनको डीएम के जरिए डी नोटिफाई करने की बात थी। इनको री इन्वेस्टिगेट करके और प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई कर सकते हैं कलेक्टर्स। ये चीज इन्होंने जो है रोक दिया है, अभी इस पे स्टे कर दिया है, और ये बहुत जरूरी है। और ये मतलब उन्होंने कहा कि ये के रोल को अभी रोक दिया है, कलेक्टर के रोल को। हाँ, इसमें हाँ, अभी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो कोर्ट्स वगैरह ने वक्फ की बताई हैं, या डीड्स में है, या यूजर जो 2025 से पहले इसमें है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनको जिला कलेक्टर जो है वो अपनी जांच करके, इसको जो एक इसमें प्रोविजन दिया गया था कि वो उसको डी नोटिफाई कर सकते हैं, वो चीज पे भी स्टे लगा दिया है। ये भी एक बहुत टिकलिश सा मामला था, जिस तरह से पावर्स ट्रिब्यूनल और सबसे छीन के कोर्ट्स वगैरह से डीएम के हाथ में दे दी गई हैं इस एक्ट में। वो एक बहुत चिंता का विषय था और उस पे लोग बहुत आप कह सकते हैं कि इसकी आलोचना हो रही थी। कोर्ट्स में भी जब इस पे डिबेट हुई तो सरकारी पक्ष को इसमें दिक्कत हुई, इसको सारे ताकत जो है डीएम में निहित करने को लेके काफी इस पे बहस हुई थी, बड़ी लंबी चली थी दोनों तरफ से। तो ये इस पे कोर्ट ने स्टे कर दिया है।
और तीसरा जो कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड और काउंसिल है, जो इसको एडमिनिस्टर करता है, जो इसका प्रशासनिक ढांचा होता है और जिसके हाथ में फैसले होते हैं, उसमें जो था कि उसमें नॉन मुस्लिम को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ये एक्ट में है। तो इसको इन्होंने सीधे तो स्टे नहीं किया है, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और वो रिस्ट्रिक्शन इस तरह से हैं कि एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वक्फ बोर्ड का, वो नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये लेकिन इसमें एक वर्ड है, एज फार एज पॉसिबल। अब इसका सरकारें जो है, इस तरह की चीजें जब किसी जजमेंट में होती हैं, तो हमने ये पाया है कि सरकारें इसका अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेती हैं और वो अर्थ कई बार अनर्थ हो जाता है। अब इन्होंने इसमें लेकिन डाल दिया है, हालांकि बाद में उसको डिटेल करते हुए कहा है कि 11 सीट के जो बोर्ड्स हैं, उसमें ये संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी एज फार एज पॉसिबल में तो आप नंबर एक तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्त नॉन मुस्लिम को नहीं लेंगे। दूसरे, इनको आप मेंबर अगर लेंगे नॉन मुस्लिम्स को, तो उनको 11 की संख्या में से 3 से ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इसको बैलेंस करने की आप कहिए कोशिश की है, लेकिन जो उन्होंने एज फॉर एज पॉसिबल कर दिया है, ये कठिनाई इन चीजों से हम जानते हैं, प्रैक्टिकल चीजों में कैसे कठिनाइयां एडमिनिस्ट्रेशन पैदा करते हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं, जो प्रैक्टिस में नल एंड वॉइड हो जाते हैं जमीन पर, उसमें इस तरह की चीजों का थोड़ा मतलब होता है। लेकिन कानूनी प्राविधान भी ऐसे हैं कि कोर्ट्स भी एक सीमा तक ही चीजों को ले सकती हैं। जैसा इस ऑर्डर को डिक्टेट करते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस पर एक कानून पास हो चुका है, इसलिए कानून को सीधे हम स्टे कर दें या मतलब टोटल में स्टे कर दें, उसकी जगह बेहतर है कि हम उन प्रोविजंस पर जाएं जो मतलब कोर्ट ने एक सुविधाजनक रास्ता लिया है, उन प्रोविजंस पे गई है जिनसे पिटिशनर जो है अपने को पीड़ित बता रहे थे, जिन तर्कों के आधार पर, तो उसने उनको उन पॉइंट्स को हैंडल किया है इस अपने आदेश में। शीतल और सर, नो ब्लैंकेट स्टे ऑन एक्ट, तो उन्होंने, मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो मांगा गया था इसको उन्होंने स्वीकार इस तरह से नहीं किया है। इसमें जो दूसरे डायरेक्शंस हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी जगह जो कलेक्टर को दे दिया था इसमें सारा अधिकार, वो फिर से स्टे कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको पहले ट्रिब्यूनल्स में ही जाना है। जो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, आपको अगर कोई ग्रीवेंस है तो आप पहले वहां जाइए, डीएम इसमें नहीं डिसाइड कर सकता। इसको उन्होंने डिटेल में क्लियर किया है। और जो बोर्ड्स चल रहे हैं, उनमें नए अपॉइंटमेंट्स अभी नहीं किए जा सकेंगे जब तक कोई नया आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं मिलता, या केस बाय केस कोई चैलेंज हो, कहीं जरूरत हो और कोर्ट में आए और कोर्ट उसको डिसाइड करे। अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार उस एक्ट की ताकत से नहीं कर सकती। ये सब आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स के जरिए जो ये बनाया गया है एक्ट, जिस क्योंकि इस सरकार के बारे में जो मौजूदा है और उनके राजनीतिक दल के बारे में और उनके पीछे जो आरएसएस नाम का संगठन है, उनके विचार के बारे में ये आलोचना है ही है। इस डिबेट में भी आई, लगातार राजनीतिक हमारी बहसों में है कि वो सिर्फ ऐसे कानूनों पर काम कर रहे हैं ज्यादातर, जिन कानूनों से किसी तरह से अकलियत और खासकर मुसलमानों को, आप कह सकते हैं कि मुसलमान जिसको ये समझते हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और सरकार अपने तर्क उसके बारे में देती है। ऐसे चूंकि कई रेफरेंसेस हैं आपके पास, सीएए है, 370 का मामला है, 3 तलाक का मामला है, ये वक्फ का भी मामला है, ऐसे अनेक हैं। जबकि पिछले कार्यकाल में जो यूपीए का था, इसके ठीक पहले, उसमें हम पा रहे थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन आया, राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू फूड आया, और इस तरह की चीजें आई। और लोकपाल जब आंदोलन हुआ तो लोकपाल भी उन्होंने स्वीकार किया। तो वो आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक को एम्पावर करने वाले कानून उस दौर में बन रहे थे, और इस समय हम पा रहे हैं कि सरकार को एम्पावर करते कानून बन रहे हैं जो अकलियत के खिलाफ। ये आलोचना उसकी है कि वो सिर्फ अकलियत को टारगेट करके बनते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो हमारा अल्पसंख्यकों का है उसको निशाना बनाया जाए। क्योंकि जो राजनीतिक धारा है वर्तमान सत्ता की, उसमें इसका प्रयोग बहुत होता है और इससे उनको राजनीतिक लाभ मिलते हैं। तो राजनीतिक लाभ के लिए किए जा रहे फैसलों की बात इसकी आलोचना में आती है। कोर्ट्स ने उन पॉइंट्स को इसमें लिया है एक हद तक, लेकिन ये चीजें कहाँ ले जाएंगी, क्या ये हम किसी नतीजे पर आज के फैसले से पहुंच सकते हैं, या ये सचमुच एक रेमेडी हो गई, ये तो कह पाना आसान नहीं है। क्योंकि लीगल बैटल्स इस तरह की होती हैं कि अभी ये मुकदमा चलता रहेगा।
अभी फिलहाल एक राहत हो गई है एक निश्चित तौर पर, जैसा बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता वगैरह, इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह ने कहा है कि वो तो खैर ज्यादा कह रहे हैं कि सरकार के मुंह पे तमाचा लगा, ये हुआ वो। मैं उस पे नहीं जाता, वो बात पता नहीं ठीक है कि नहीं है। और अभी बहुत सारे काम इन्होंने राज्यों के हाथ में दिए हैं, जैसे ये सब तय करने का कि कैसे आप तय करेंगे, जो 5 साल वाली बात थी या अन्य बातें हैं, या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरे, वो जो ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं जो अतीत में बनी हैं, ऐतिहासिक हमारी इमारतें हैं, जो हम दूसरी तरह से जिनका संरक्षण करते हैं, उनके मामले में भी जो डीएम वगैरह के हाथ में फैसले चले गए थे इस एक्ट से, उस पर भी रोक लगी हुई है। वो अभी यथास्थिति बरकरार रखनी पड़ेगी। राज्यों के स्तर पर अपने अपने अध्ययन करके लोग लाएंगे, तो अब थोड़ा सा राज्य सरकारों का रोल नए सिरे से बढ़ेगा। केंद्र का रोल काफी हद तक इसमें स्टॉप उन्होंने कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा देख रहा था कि इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस क्या ले सकते हैं, ये कहा जाएगा। हाँ। वक्फ बोर्ड को अभी जो बचा हुआ है वो तो ठीक है, अभी उस पर बहुत डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लेकिन इस लिटिगेशन में जो लंबा चलेगा और शायद फिर अगली बेंच में ज्यादा बड़ी बेंचेस वगैरह में भी जाए, अभी कानूनी लड़ाई हमारे यहाँ वर्षों चलेगी। और इस बीच राजनीतिक फेरबदल अगर हुए तो फिर से इनके पुनरीक्षण हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे कानूनों के हमने होते हुए देखे हैं, या बहुत बार हम ऐसे कानून बनते हुए और उनको बाद में खारिज होते हुए भी देखते हैं। कोटा था, दूसरी सरकार आई, उसको उस तरह से पसंद नहीं आया। या कोई ये जो आपके कानून है जो हमारी ईडी वगैरह को ज्यादा पावर करते हैं, एम्पावर करते हैं, वो कानूनों में संशोधन हुए, फिर वो कोर्ट्स गए, फिर कोर्ट्स में भी कुछ फैसले आ गए, वो फैसले भी चुनौती में है। तो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ इन चीजों पे रहती है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि काफी हद तक आज के फैसले से जो पिटिशनर्स हैं, पूरी तो वो अगर वो कहेंगे तो पूरी उनको राहत नहीं, सरकार कह सकती कोई स्टे थोड़ी कानून को किया है, लेकिन प्रावधानों को, जिन प्रावधानों को स्टे किया है, वो बहुत चुभते हुए से थे। और उनपे जो तर्क थे, जो पब्लिक डोमेन में भी और कोर्ट्स में भी है चले, उनसे ये साबित हो रहा था बार बार कि ये जरूर राजनीतिक रूप से लिए गए कुछ फैसले हैं और जिनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना थी। हम देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने किए भी हैं, जैसे लोगों के घर गिरा देने का, जो हम देखते हैं किसी अपराधी को या इसको उसको, और इसमें हम ज्यादातर कमजोर तबकों को और पर्टिकुलरली अल्पसंख्यक तबकों को पाते हैं कि उनके मामलों में ऐसा बहुत तेजी से किया जाता है, और कुछ खास वर्गों के मामलों में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। या जो समर्थ जातियां हैं, जिनके पास पहले से प्रशासनिक और दूसरी ताकतें हैं हमारे समाज में, शिक्षा में है, वो जुडिशरी में है, प्रेस में है, उनके मामलों में उस तरह से तत्परता राज्यों में हमें नहीं मिलती। जबकि एक खास हिस्से में हम पाते हैं कि अगर वो छोटे मोटे अपराधों में भी है तो तुरंत घर गिराने उनके बुलडोजर पहुंच जाते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन वही है कि फिर उसमें कुछ इफ बट आ जाता है, उतनी लकीर को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन उन कानूनों को धता बता देते हैं। तो इस फैसले में हालांकि फौरी तौर पर, निश्चित तौर पर राहत मिली है पिटिशनर्स को, और सरकार के लिए चैलेंज बढ़ा है कि जो तर्क उसने कानून बनाने के लिए पैदा किए, उनकी रक्षा वो कानून की स्क्रूटनी में करने में पूरी तरह सफल नहीं हुई, बल्कि ज्यादातर मुद्दों पर असफल हुई, इसलिए उस पे स्टे मिल गए हैं। अब पिटिशनर्स को है कि आगे कानूनी लड़ाई में वो तैयार अगर इसी तरह से रहेंगे जैसे हैं, तो शायद वो रिलीफ उनको जो फाइनलिटी होगी ऑर्डर की उसमें मिले, या उसके बाद वाली और बेंचेस में उनको लड़ना पड़े, या आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा, इसको देखते हैं। आज के लिए हम इसकी इतनी मीमांसा कर सकते हैं। बिल्कुल, जो मैं 1-2 सवाल पूछने वाला था उसके जवाब भी अंत में मिल ही गए, तो कुल मिलाकर समय भी हो चुका है। बात वहीं पे है कि सरकार के लिए जो शीतल जी ने कहा कि चैलेंज बढ़ गया है और लंबी अभी प्रक्रिया चलने वाली है, तो देखते हैं कि संपत्ति जो वक्त की है वो सुरक्षित होगी या राजनीति की नई जंग की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.